हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस हमने देखा है, आप आई होप आप सभी ने देखा होगा। और आज के जो प्रश्न उत्तर सेशन है उसे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाए की चर्चा होगी यहाँ पर जो प्रीलिम्स से संबंधित हैं, साथ ही साथ मेन संबंधित दो प्रश्नों को कैसे अप्रोच करना है उस अप्रोच पर चर्चा करेंगे। तो वेट करें 5 एमसीक्यू के बाद हम किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे उसको आप समझेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि वो आपकी ज़रूर काफ़ी मददगार साबित होगी उसके लिए। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो बात करें किसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने हाल में NIE-LIT के साथ भारत की उभरती तकनीकियों में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञापक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज आर्टिकल है चर्चा में था क्योंकि आपको पता है कि एकेडमिशिया हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सरकार हो, और जो पॉलिसी उसमें क्या है, गैप होने की वजह से अगर आप देखेंगे जिस डिमांड होती है जिस इंडस्ट्री की या जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है हम नहीं दे पाते, वो कोई उस तरह से सिलेबस नहीं, करिकुलम डिसाइड हो पाते। तो इस समस्या को दूर करने के 8 संस्थाओं ने आपस में MOU साइन किया है। उनमें से 3 संस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहला है अर्नेट इंडिया, दूसरा आप देखेंगे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, तीसरा है स्काई रूट एरोस्पेस। तो यहाँ पर 1, 2 जो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। IIT दिल्ली उसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बात कर रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से बयान वैश्विक महासागर संबंधी चुनौतियों के बारे में सही है। आपको पता है कि महासागर अगर आप देखें विश्व का 70% जो हिस्सा महासागरों से बना हुआ है, और जिस तरह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है और कार्बन इमिशन लगातार बढ़ रहा है, तो जो बर्फ़ है लगातार पिघलती जा रही है और लगभग 2.2 मिलियन मिलीमीटर जो ओशियन है उसका सरफेस लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे जो तटीय देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं या बड़े जो तटीय शहर है उनके कहीं ना कहीं डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उस संबंध में एक आर्टिकल था। तो यहाँ पे जो प्रश्न है बात करेगा पहला, 60% से अधिक महासागर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इनकी पर्याप्त शासन व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरा बात कर रहा है किसके बारे में, यहाँ वहीं दूसरे स्टेटमेंट बोला 1990 में वैश्विक मछली पकड़ का स्तर बेहतर प्रौद्योगिकीकरण लगातार बढ़ा है। तीसरा, समुद्री प्रदूषण के स्तर 2040 तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर महत्वपूर्ण रूप से घटने की संभावना है। तो इसमें केवल एक आंसर सही है, पहला आंसर सही है। 2040 तक इसकी संभावना नहीं है। साथ ही साथ 1990 तक अगर देखें ये कारण बढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमने देखा। तीसरा प्रश्न बात करें भारत में वर्तमान सामरिक तैनाती के संदर्भ में कौन से सही रूप से मिलान किए गए हैं। अब देखिए वर्तमान जिस तरह से आप देखें पहलगाम मुद्दे के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव बढ़ा है, तो सैन्य तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है, खासतौर पर जब आप बात करें बड़े हथियार के साथ और डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की। तो उनमें से जैसे S-400 जिसे हमने रशिया से बाई किया है उसके संबंध में है, अभिमन्यु अभ्यास है, ब्रह्मोस NG मिसाइल, इसके बारे में प्रश्न है। S-400 डिफेंस सिस्टम है भारत का, अगर आप देखें ऐसा डिफेंस सिस्टम रशिया, चाइना, भारत के पास है। ठीक है, अमेरिका का स्वयं का है, लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम 3 देशों के पास है। टर्की ने हालांकि अभी इम्पोर्ट किया इसे। तो इस संदर्भ में आप देखोगे उत्तर पूर्वी पश्चिमी सीमा पर तैनाती के संबंध में, तो ये सही बात है, पाकिस्तान सीमा तैनाती संबंध में ये है। दूसरा अगर आप देखें अभिमन्यु अभ्यास, पनडुब्बी युद्ध की तत्परता से केंद्रीय नौसैनिक अभ्यास, ये गलत है, इसका यहाँ पे सही नहीं है। वहीं तीसरा ब्रह्मोस NG मिसाइल है, राफेल विमानों के साथ हल्के वायु प्रक्षिप्त मिसाइल क्षमताओं के लिए एकीकरण लक्षित करना। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही हो जाता है। फिर अगला प्रश्न बात कर रहा है प्रश्न क्रमांक चौथा, भारत में मानसून पूर्वानुमान के विकास में निम्नलिखित कथनों पर बयानों पर विचार करें। HF ब्लानफोर्ड ने मानसून में उतार चढ़ाव को समझाने के लिए सदर्न ऑसिलेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारतीय मौसम विभाग ने सबसे पहले मानसून 1875 में जारी की जिसकी स्थापना हुई थी। तो इसके केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, दोनों यहाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। 1870 में बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था IMD को, लेकिन ये 1875 में जाकर इसने क्या किया था, पहली बार मानसून के आंकड़े जारी किए थे। अब देखिए IMD का इंपॉर्टेंट बहुत रोल है, अगर देखिए भारतीय कृषि के संदर्भ में हो, ला लीना एल नीनो की पूरी चेतावनी के संदर्भ में हो, तो IMD महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 17 के बाद समुद्र वायुमंडल के वास्तविक समय व्यवहार को मॉडल करने वाली डायनेमिकल मॉडल्स का उपयोग मुख्य पूर्वानुमान विधि के रूप में किया जा रहा है। तो इसके केवल 2 स्टेटमेंट सही, सभी इसके सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। 5वां स्टेटमेंट बात करें भारत में मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौती के संदर्भ में लिखित कथनों पर भी विचार कीजिए। भारतीय मध्यस्थता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर अत्याधिक निर्भरता है जो विविधता अनुकूलनशीलता को सीमित करती है। ठीक, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, मध्यस्थता के लिए आवश्यक कौशल न्यायिक कार्यों के लिए आवश्यक कौशल के समान होते हैं। तीसरा, मध्यस्थता औपचारिक प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की सिफारिश की जाती है। अब भारत की स्थिति एक वैश्विक विवाद समाधान केंद्र के रूप में मजबूत हो सके। ठीक है, ये तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न बात करें किसके बारे में, सतत
वैश्विक विकास को प्राप्त करने में समुद्री शासन को मजबूत बनाने के संदर्भ में। अब देखिए मुख्य परिचय संबंधी प्रश्न है। आपको पता है कि समुद्री जो व्यवस्था उसके संबंध में आर्टिकल आया था और उसमें हमने देखा था किस तरह से समुद्री प्रदूषण हो, चाहे समुद्री सुरक्षा हो, चाहे अगर पायरेसी हो, इन सबका मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। पहला जो प्रश्न यहाँ पे इसी संबंध में बात कर रहा है। साथ ही यह बात कर रहा है कि आगामी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन UNOC3 के संदर्भ में इसमें विस्तार की चर्चा कीजिए। तो अब इसमें क्या चर्चा करें? सबसे पहले अगर आप देखें कि इसमें परिचय आपको बताना है कि समुद्रों का वैश्विक परिस्थिति तंत्र में क्या महत्व है। अगर आप देखें महत्व आप बताइए, है ना। जैसे आप बता सकते हैं कि जो समुद्री महासागर है, पृथ्वी की जलवायु है, जैव विविधता है, साथ ही साथ वैश्विक जो व्यापार है उसकी कहीं ना कहीं रीढ़ है, उसके कहीं ना कहीं मार्ग हैं। और जो अब इसलिए अगर आप देखें यहाँ पे प्रभावी विनिमय बनाने की आवश्यकता होती है। तो पहले आप इंट्रो में यह बता सकते हैं। साथ ही इंट्रो में आप यह भी बताएं कि UN जो OC3 है वो महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें पूरे देश साथ में मिलकर सामने आते हैं, और SDG 14 जो समुद्री के नीचे जीवन की बात करता है उसकी सुरक्षा संबंध में बात कर सकते हैं। तो परिचय में यहाँ पे ये बात करें आप। फिर बात आती है मुख्य भाग की। मुख्य भाग में आपको बताना है कि आखिर समुद्री प्रशासन क्यों आवश्यक है, समुद्री प्रशासन की आवश्यकता बताएं। उसमें आप ये बता सकते हैं कि देखिए 50% जो वैश्विक व्यापार है समुद्र से होता है। अगर आप देखें समुद्र, इसके अलावा CO2 का 50% क्या है, CO2 ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो फिशिंग है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1/3 जो आबादी है दुनिया की समुद्र से जो प्राप्त फूड होता है उससे निर्भर है। तो इस तरह से निर्भरता अगर आप देखें मानव जीवन की दिखाई देती है, इसको आपको बताना है। भारत के संदर्भ में भी आप उदाहरण दे सकते हैं। भारत का डीप ओशन मिशन है, डीप ओशन मिशन है, समुद्री संसाधन के सतत उपयोग की बात करता है। तो यहाँ पर आप किस तरह से ये बातें समुद्री शासन के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ हाई सी जो ट्रीटीज़ है उसका भी प्रावधान आप उल्लेख कर सकते हैं। हाई सी ट्रीटी है यहाँ पे, UN क्लॉज जैसी संस्थाएं जो समुद्री प्रशासन के संदर्भ में बात करती हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे मुख्य भाग में इस तरह की चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है निष्कर्ष के। निष्कर्ष में क्या बताना है आपको? अब देखिए मुख्य भाग में ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जो ब्लू इकोनॉमी है उसके पहलुओं को आप बता सकते हैं कि नीली जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण की बात आप कर सकते हैं कि जैव विविधता कहीं ना कहीं अगर आप देखें पारिस्थितिकी तंत्र का मूल आधार है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के टॉपिक को आपको यहाँ पे लिंक करना है। फिर आपको यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बताना है? निष्कर्ष में देखें, निष्कर्ष में आप बताएं कि महासागर के सतत प्रबंधन वैश्विक सतत विकास के बिना संभव नहीं। अगर आप देखें कि लगभग बड़े देशों से सीमाएं साझा करते हैं महासागर, और कोई भी देश अगर प्रदूषण करता है, ज़्यादा देश प्रदूषण करते हैं तो एक दो देश प्रयास भी करेंगे तो उससे नहीं निपटा जा सकता। इसमें वैश्विक सतत प्रयास की आवश्यकता है, वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तभी UN का जो SDG है, जो समुद्री जीवन 14 है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो ये संबंध में ये आर्टिकल यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर चर्चा करना है। दूसरा बात कर रहे हैं विस्थापन और सशस्त्र संघर्षों में मानवीय प्रभाव का विश्लेषण करें। वर्तमान में गाजा की जो स्थिति है उसके संबंध में आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर करना है कि विस्थापन किस तरह से सशस्त्र संघर्षों के मानवीय जो जीवन होता है उसको प्रभावित करती है नकारात्मक रूप से। अब अगर आप देखें कि परिचय में आप बताएं कि सबसे पहले आप देखिए कि सशस्त्र संघर्ष होता क्या है। उसमें साथ ही यह भी बता सकते हैं कि इससे क्या होता है, जबरन अगर आप देखें विस्थापन होता है, मानवीय संकट निकल के आते हैं। वो आपने देखा होगा, रोहिंग्या मामले में भी आपने देखा होगा, और उसी तरह से गाजा स्ट्रिप में आपको अभी दिखाई दे रहा है, गाजा पट्टी में दिखाई दे रहा है। गाजा को उदाहरण दे, और जो मानव संकट निकल के सामने, जिसमें खाद्य संकट, कुपोषण संबंधी समस्याएं हैं जो कल आर्टिकल में थी, उसका आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप बात करते हैं मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में मानवीय प्रभाव बताएं। अगर आप देखें विस्थापन के मानवीय प्रभाव बताएं। अमानवीय प्रभाव क्या होते हैं? सबसे बड़ी हत्याएं होती हैं, आप लोग घायल होते हैं, है ना। खाद्य संबंधी सुरक्षा उनके मन में होती है। साथ ही जो वल्नरेबल सेक्शन है, बच्चे और महिलाएं, उन पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा, स्कूल, वो सब उनका खराब हो जाता है। साथ ही तो मानसिक स्वास्थ्य पर उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण आप गाजा से दे सकते हैं कि 2024-25 में संघर्ष में जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ, अस्पताल वगैरह जो व्यवस्थाएं वो सब पूरी तरह ढह गई, वो कहीं ना कहीं मानवीय संकट को दिखा रहा है। और इसके जो उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया था, तो इसका आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। अब वहीं ना कहीं ये भी दें कि अब वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं कारण बनी है। जैसे इजराइल व अन्य जो देश हैं, वो किसी देश पर हमला होने के बाद जो आम आदमी है उसको सबसे ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये यहाँ पर आप मुख्य भाग में उल्लेख कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएं कि सशस्त्र संघर्ष के समाधान के राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है ना। साथ ही साथ डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर 3D फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। और डिबेट डिस्कशन को यहाँ पे आगे लेके आना चाहिए। साथ ही साथ मानवीय जो कार्रवाई उसको तत्काल शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको आपस में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुख्य परिचय संबंधी भी यह आर्टिकल हमने देख लिया। तो आज बेसिकली यहीं तक है, और आप सभी का दिन शुभ हो, आप अच्छे से तैयारी करें।